श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 107वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 7वां चैप्टर, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो यहाँ कल हम चौथा श्लोक का अध्ययन कर रहे थे और बीच में हम लोग रुक गए थे, क्योंकि चौथा श्लोक बहुत लंबा है। इसके अंदर में बहुत कुछ हम लोगों को जानने के लिए है, तो इसीलिए आज भी हम चौथा श्लोक के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर में वेदांत, अद्वैत वेदांत के बहुत सारे तत्व हमें पता चलते हैं। तो पहले एक बार चौथे श्लोक को एक बार दोहरा लेते हैं। भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मेरे प्रकृति के, मेरे नेचर के 8 विभाजन मैंने किया है। ये 8 क्या है? भूमि है, पानी है, वायु है, अग्नि है, वायु है, स्पेस है या आकाश है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 का ये मेरे नेचर के 8 भाग है, ऐसा ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये 8 भाग, पहला तो ये हम लोगों को समझना है कि ये 8 भाग क्या है, ये 8 भाग के बारे में उन्होंने क्या बताया है, और इसी 8 भागों के बारे में इसको प्रकृति वर्ड यूज करके उन्होंने क्या हमारी ओर क्या संकेत किया है। मगर इन सवालों के जवाब करने के पहले कल के अध्ययन के बाद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं। एक्चुअली स्पेसिफिकली 6 माने सवाल बहुत सारे थे, मगर 6 सवाल स्पेसिफिक हैं, जिनको मैं कंबाइन करके 6 सवाल है जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बहुत रेलेवेंट है जो डिस्कशन हम लोगों ने कल किया था उसके बारे में। पहला है कि ये तन मात्रा क्या है, तन मात्रा क्या है और तन मात्रा पंच तत्व के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो लेट अस फर्स्ट एग्जामिन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी चीज की मैनिफेस्टेशन जब होती है तो वो सूक्ष्म से स्थूल होता है। कोई भी चीज का, ये शरीर भी पहले सूक्ष्म रूप के अंदर में वो स्पर्म सेल और ओवम के रूप से वो था। जब इनकी यूनियन हुई वो इतना सूक्ष्म है कि उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और वो फिर धीरे 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 पृथ्वी तत्व से स्थूल चीजों को एकत्र करते 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 इकट्ठा करते करते वो एक जाकर एक शरीर बन जाता है, जो कि आज एक 70 किलो का शरीर बन गया है। तो सूक्ष्म से स्थूल पर जाते हैं। तो देयरफॉर जब जो हमारी जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट या कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को जब हम थोड़ा सा स्थूल करते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड। साउंड यानी शब्द, ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकलिटी है। Even in the Bible, in the beginning there was the word and the word was with God, ऐसा न्यू टेस्टामेंट में कहा गया है। तो वर्ड यानी वो पहले शब्द के रूप में प्रकट होता है। ये शब्द जब और थोड़ा स्थूल हो जाता है तो वो स्पेस यानी ये लिमिटेशन में आ जाता है। स्पेस का मतलब ही एक लिमिटेशन है, क्योंकि स्पेस इज नॉट अनलिमिटेड ना। स्पेस आते ही हम बोलते हैं कि ये यहाँ शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, तो एक लिमिटेशन आ गया। तो साउंड की कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर वो फिर भी एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, एक एनर्जी है। तो जब स्पेस मैनिफेस्ट हुआ, तो स्पेस जब और थोड़ा स्थूल होता है तो वो स्पर्श के रूप में प्रकट होता है। स्पर्श जब और स्थूल होता है तो वो जाकर वायु बन जाता है। वायु और स्थूल होता है तो वो प्रकट होता है इन द फॉर्म ऑफ रूप। रूप और स्थूल होता है तो वो प्रकट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या अग्नि। अग्नि का और स्थूलीकरण होने पर वो प्रकट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट।
और टेस्ट जब और स्थूल हो जाता है तो वो प्रकट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर और जब स्थूल होता है तो वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मेल, और स्मेल जाकर स्थूल होने पर प्रकट होता है इन द फॉर्म ऑफ भूमि। तो देखिए कैसा सुंदर से रिलेटेड है, इंटेलेक्ट से शुरू किया और इंटेलेक्ट का स्थूलीकरण होकर वो साउंड, साउंड से वो स्पेस, स्पेस से वो स्पर्श। तो ऐसे करके ये जो 5 स्थूल रूप में जो पंचतत्व की जो स्थूल रूप है इसको तन्मात्रा कहते हैं। तो ये है पहला सवाल का जवाब। सो तन्मात्रा यानी पंचतत्व के स्थूल रूप, और ये स्थूल रूप पहले होता है और सूक्ष्म रूप पहले होता है और स्थूल रूप बाद में होता है, यानी तन्मात्रा पंचतत्व का सूक्ष्म रूप है। सॉरी, मैंने स्थूल रूप कहा। दूसरा सवाल, मैं नॉर्मली वर्ड यूज करता हूं मनस। तो सवाल ये था कि मन और मनस के अंदर में फर्क क्या है। मन जो है वर्ड, वो हिंदी वर्ड है या एक्चुअली संस्कृत से ही ऑब्वियसली आता है, मगर हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने क्या किया, हमारे जो इंग्लिश में जिसको माइंड कहते हैं यानी मन, इस मन को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक द हायर एंड द सेकेंड इज कॉल्ड द लोअर। द हायर इज कॉल्ड इंटेलेक्ट या उसे बुद्धि कहते हैं, एंड द लोअर इज कॉल्ड मनस, यानी जिसके अंदर में, तो मनस और बुद्धि के अंदर में अब क्या होता है कि भाषा की लिमिटेशन के कारण मनस को माइंड बोलने लगते हैं। हाउएवर जब हम वेस्टर्न साइंस की ओर से देखें, वेस्टर्न फिलॉसफी की ओर से देखें, तो वहां माइंड जो है वो एक समूह को बताया जाता है, वेयर एज ईस्टर्न फिलॉसफी में, ईस्टर्न हमारे जो ऋषियों के अन्वेषण से जो निकला है, वहां मनस को, माइंड को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है जहां हमारे इमोशंस रिसाइड करते हैं, जहां फीलिंग्स होते हैं, जहां डिसीजन नहीं होता है, वैसिलेशन होता है, और दूसरा होता है जहां हमारे अंदर में लॉजिक रहता है, डिटर्मिनेशन रहता है, स्थिरता रहती है। तो ये जो 2 बहुत कॉन्ट्ररी टाइप ऑफ हमारे अंदर में बिहेवियर है, ये हमारे ऋषियों ने क्या किया कि इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ बुद्धि है और यहाँ मनस है, ऐसा नहीं है, ये एक ही है, मगर इसके फंक्शनिंग 2 अलग अलग है। तो मनस जो वर्ड है ये हमारे लिए करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट वर्ड होगा। मन जो है वो अपभ्रंश होकर हम दोनों को एक साथ मन कहते हैं, मन और बुद्धि ऐसे वो वर्ड यूज करते हैं। ये हो गया सेकंड वाला सवाल। तीसरा सवाल, हमारे जो पंच तत्व हैं और हमारे इंद्रिय हैं, इनका संबंध क्या है। तो हमारे पंच तत्व जो हैं और हमारे 5 इंद्रिय हैं, और इनके तन मात्राओं के साथ रिलेशन है, नॉट विद द तत्व डायरेक्टली। जैसे कि हमारी इंद्रिय क्या, हम, मेरा नाक क्या, कौन सा काम करता है, तो वो गंध का काम, क्या गंध के साथ उसका रिलेशन है। तो नाक के गंध के साथ यदि रिलेशन है, गंध किस चीज का तन्मात्रा है, भूमि का तन्मात्रा है। तो नाक और भूमि, इनके अंदर में एक रिलेशन आती है। आंखों से क्या होता है, रूप का दर्शन होता है। रूप क्या है, अग्नि का तन्मात्रा है। तो आंख और अग्नि, इनके अंदर में रिलेशन आती है। त्वचा, स्किन, स्पर्श को अनुभव करता है, स्पर्श वायु का तन्मात्रा है, तो स्किन और वायु के अंदर में रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप की आपने बात की, ये रिलेशनशिप आयुर्वेद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आयुर्वेद के अंदर में तन्मात्रा, तत्व और इंद्रिय, इन तीनों को रिलेशनशिप को यूज करके हमारे बॉडी के अंदर में बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं वैद्य लोग। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल है कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस को यदि एकत्र, जो हमारी बुद्धि है, आपकी बुद्धि, मेरी बुद्धि, इस पौधे की बुद्धि, इसके अंदर में भी इंटेलेक्ट है, भले वो बहुत सीमित है मगर इंटेलेक्ट है। तो वो इंटेलेक्ट जो है, ये सारे इंटेलेक्ट को एकत्र करने पर इसे क्या कहते हैं। तो ये जो सवाल था वहां, ब्रह्म क्या है, इसको ब्रह्म नहीं, इसको ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा का मतलब है पौराणिक रूप में जो चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, जिनके माध्यम से सृष्टि हुई है, उसको वेदांत में, अद्वैत वेदांत में इसको हिरण्यगर्भ
गोल्डन एग ये कहा गया है, क्योंकि देखिए सारी सृष्टिकरण जो है, अभी हम लोगों ने देखा इंटेलेक्ट से भूमि तक हम लोग गए, तो वैसे ही यदि कॉस्मिक लेवल पे इंटेलेक्ट से पंच तत्व में भूमि तत्व तक पहुंचे, तो ये तत्वों का बनने का कारण इंटेलेक्ट होता है ना। सो देयरफॉर ये इंटेलेक्ट को, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को, ये इसे ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता या हिरण्यगर्भ ऐसा वर्ड यूज किया है। पांचवा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कि यदि मनस से हम ब्रह्म का परिचय नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए भगवत दर्शन या आत्मदर्शन होगा कैसे? मनस जो है वो इतना हिलता है कि इसके अंदर में कोई रिफ्लेक्शन भी, मान लीजिए कि एक पानी का बोल ले लीजिए या एक तालाब ले लीजिए, और इस तालाब के अंदर में पूर्ण चंद्र का एक रिफ्लेक्शन आपको देखने की के लिए आप चले जाते हैं। पूर्ण चंद्र का रिफ्लेक्शन आपको तालाब में नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि तालाब के अंदर में वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, तो फ्रैगमेंटेड हमें दिखता है। तो जब तक हम मन के अंदर में शांति, यानी जब तक वो तालाब कंप्लीटली शांत नहीं हो जाए, तब तक उस पर रिफ्लेक्शन, कंप्लीट होल रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। इसीलिए हमें झांकियां दिखती है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब हम कभी कभी एकदम थॉटलेस होने की कोशिश करते हैं, तो हमें झांकियां दिखती है, मगर ये परमानेंटली हमें दिखता नहीं इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर में वैसिलेशन है। और ब्रह्मन जो है वो इतना विशाल है, जो बृहति से वर्ड आता है, बृह का मतलब होता है दैट इज एक्सपेंडेड। तो हमारी नॉर्मल जो है ना लिमिटेशन हमारी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के माध्यम से हो गई है। मैं अपने आप को, ये शरीर और बहुत बहुत तो मेरा मन, मनस और बुद्ध और मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरे मन को गुस्सा आ रहा है, मगर हम क्या बोलते क्या है? मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे प्यास लग रहा है, मुझे प्यास नहीं लगती है, प्यास मेरे शरीर को लगती है, मेरे गले को लगती है। मगर देखिए हमारी भाषा के कारण भी, इस भाषा में हम ऐसा एक्सप्रेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ और माइंड के साथ सबसे ज्यादा है। तो जब तक ये आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा, तब तक मैं ये कैसे समझूंगा कि एक्चुअली ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को इसको मोटिवेट करने के लिए, इसको मूवमेंट डालने के लिए, इसके अंदर में जो चेतना है, जो चित्त है, वो चित्त को मैं पहचानूंगा कैसे? इस चित्त को पहचानने के लिए मन को क्रॉस करना भी जरूरी है, इंटेलेक्ट को भी क्रॉस करना जरूरी है। हमारे सारे ऋषियों ने इसके बारे में बताया है। देखिए कुछ चीजों में ना प्रमाण जो है हमारा, ये प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर में हम हर समय डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे इंद्रियों के माध्यम से आता है। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल। फ्रिज के अंदर में से बर्फ निकाल लीजिए और उसको अलग से रख लीजिए। अब एक आपके पास कोई टेबल होगा या टेबल के पास टेबल होगा, तो टेबल को आप टच करके देखिए, तो आपको ये साधारण, इसका टेम्परेचर आपको साधारण सा लगेगा। अब इसी टेबल को कुछ नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, आप उस बर्फ के टुकड़े को हाथ में पकड़ रखिए और पकड़ने के बाद उसको रख दीजिए और थोड़ी देर हाथ आपका ठंडा हो गया, अभी वही टेबल को आप हाथ लगाइए, तो जैसे ही आपने हाथ लगाया तो आपको टेबल जो है वो गर्म लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रिय आपको ठग रही है, आपकी इंद्रिय आपको ठग रही है। अंधेरे वाले कमरे में हम चले जाते हैं तो हमारे इंद्रिय बोलता है कि अरे अंधेरा है, थोड़ी देर वहां रहिए, तो इंद्रिय उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो इंद्रिय के माध्यम से हम, देखिए फाइनाइट चीज से इन्फिनिट को कभी भी हम नाप नहीं सकते हैं, ये तो लॉजिकल है। तो हर चीज को हम यदि लॉजिक के माध्यम से, इंटेलेक्चुअल लॉजिक से इसको यदि एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें तो हम नहीं सक्सीड करेंगे। क्यों नहीं सक्सीड करेंगे? क्योंकि जब ये चीज जब चेंज करते रहती है, उस चेंजों के माध्यम से हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर में हमें वो उसके बारे में पता करने के लिए हमें दूसरे लेवल पे जाना पड़ता है। यही बर्फ बाहर रहा तो उसका रूप बदल जाता है, उसी बर्फ
के जो रूप बदला हुआ है उस पर और भी थोड़ा सा गर्मी पड़े तो उसका रूप फर्दर बदल जाता है। तो इसका एक्चुअल स्वरूप क्या है ये पता करने के लिए हमें फिजिक्स यूज करके उसके अंदर में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम है ये पता करना पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये पता नहीं चलता है। इसके लिए अनुमान का प्रमाण और अन्वेषण इन दोनों की जरूरत पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ये था कि मुझे तो ये तो समझ में आ गया कि भूमि भी कृष्ण है, अपह भी कृष्ण है, अनल भी कृष्ण है, वायु भी कृष्ण है। तो इतना तक तो सब पूरा मुझे समझ में आ गया। मगर अहंकार जो है वो तो नेगेटिव चीज है और वो भी क्यों कृष्ण है? अहंकार नेगेटिव या पॉजिटिव ये हमारे दृष्टिकोण के लिए है। आई सेंस जीव आत्मा का इनहेरेंट सेंस है। आप और मैं जब तक जीव हैं, जब तक हम ब्रह्म नहीं हैं, तो तब तक हमारे लिए हम आई सेंस हमारा जो है वो भी हमारा ही एसेंस है। आई एम ये चीज को आप कभी भी इसके लिए आपको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आई एम इस चीज के लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं हूं, ये जो मैं हूं ये मगर फिलहाल हमारे लिए मेरी दृष्टिकोण के कारण ये शरीर के साथ लिमिटेड है। कृष्ण के दृष्टिकोण से वो जब बोलते हैं कि मैं हूं, वो पूरे सारे जीवों के कलेक्टिव जीवों को के बारे में बोल रहे हैं कि वो भी मैं हूं। और इसीलिए वो नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे लिए है, मगर कृष्ण के माध्यम से यदि देखा जाए तो कृष्ण के लिए वो ना तो नेगेटिव और ना तो पॉजिटिव है। ये 6 सवालों का जवाब हो गया। अब कल जहां ये इन सवालों के माध्यम से ही हम आगे चलते हैं कि यदि हम लोग ये देखें कि हम कल रुके थे कि सृष्टि हो चुकी है, सृष्टि में जिसने सृष्टि की उसका नाम हम लोगों ने दिया कि ब्रह्मा है। मगर अब एक फॉर दैट मैटर एक एग्जांपल, और मैंने कल वो बता रहा था कि द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज स्मॉलर देन द होल। एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है और वो कहीं ढूंढते 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 कोई एक एरिया में चला जाता है जहां कोई मनुष्य नहीं है, और उस एरिया पे जाकर वो अपना एरिया बना लेता है। अपना एरिया बनाकर वो खुद को वहां का राजा बोलता है, और आगे आजू बाजू से फिर वहां उर्वर जमीन है, वहां एक आके व्यक्ति रहने लगा है, तो इसीलिए वो लोग वहां आने लगते हैं। लोग जब वहां आने लगते हैं तो लोग इस व्यक्ति के अधीन होते हैं। ये व्यक्ति जो है इतनी बड़ी एरिया को मैनेज नहीं कर पाएगा खुद, और इतने सारे लोग हो गए हैं, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करता है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सारे होने पर भी, जितने भी हो जाएं, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एकत्र हो जाएं तो भी वो राजा से कम है। क्लियर? तो ये हमारी दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी वुड से कि यदि हम सारे जीवों को एकत्र कर लें तो जो हमें जिसके बारे में श्री कृष्ण बोलते हैं अहंकार मैं हूं, मगर कृष्ण या आत्मन या ब्रह्मन इन कलेक्टिव जीवों से मगर ज्यादा है। तो ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये कलेक्टिव जीवों के अंदर में भी अभी भी हम चेतना की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए मॉडर्न लॉजिशियंस क्या बोलते हैं कि मैटर हैज टू कम फ्रॉम मैटर। परफेक्टली राइट, इसके अंदर में कोई वितर्क नहीं है, कोई कुतर्क भी नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एंड एग्रीएबल। मगर कॉन्शियसनेस कहां से आया? तो कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए एक दूसरा कोई मोटिवेटिंग फोर्स होना जरूरी है, इतना हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो ये अवेयरनेस जो है, अब ये अवेयरनेस भी कंप्लीट ब्रह्मांड के अंदर में ये फैली हुई है।
क्योंकि आप यदि देखें तो मेरे अंदर में एक यदि अवेयरनेस है, आपके अंदर में भी आई एम वाली अवेयरनेस उतनी ही है जितनी मेरे अंदर में है। और ये अवेयरनेस मगर आपके शरीर से ज्यादा है। एग्जाम्पल फिर लेते हैं। अभी मैं अपने आप को इस शरीर रूपी व्यक्ति से आइडेंटिफाई करता हूं। कोई एक एक्सीडेंट के कारण मेरी एक उंगली कट जाती है। मेरे अंदर मेरा आई सेंस कम होता है क्या? नहीं ना। तो मेरा आई सेंस जो है वो इस उंगली के साथ, भले मगर ये आई के साथ में, ये उंगली के साथ मगर मैं परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो ये उंगली भी मैं हूं, मगर उंगली ना होने पर भी मेरा मैं कम नहीं होता है। जब मैं 3 साल का था तब शायद मेरी वजन जो थी वो 8 किलो की थी, 10 किलो की थी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। अभी मैं 70 किलो यानी 60 किलो ऐड हो गए हैं कहीं ना कहीं, ज्यादातर मध्य प्रदेश में। तो ये जो ऐड हो गए हैं, इससे मेरा मैं वाला सेंस बढ़ गया है क्या? नहीं ना। तो मेरे शरीर के बढ़ने से या घटने से मेरा मैं वाला सेंस कभी भी ना तो घटता है ना बढ़ता है, मगर ये मेरे शरीर के साथ, शरीर के कण कण में, एटम में वो परवेट करके बैठा हुआ है, व्याप्त है। तो ये जो मैं सेंस है, ये ऐसा वाला मैं सेंस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में ऐसे ही वो परमिएट करके बैठा हुआ है। ये जो परमिएट किया हुआ है, इस चीज को हम बोलते हैं प्रज्ञा, अवेयरनेस। और इस अवेयरनेस ही ब्रह्मांड का स्वरूप है, क्योंकि ये अवेयरनेस चेंज नहीं होती है। पृथ्वी या जगत जो है, इसका राम नाम रूप दोनों चेंज होते रहते हैं। एक बार उसको मैं बर्फ बोलता हूं, एक बार उसको मैं पानी बोलता हूं, एक बार उसको मैं भाप बोलता हूं। तो ये स्टीम, वाटर, आइस, इसका नाम रूप चेंज होता है, नाम चेंज हो जाता है, मगर ये एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर में ये इल्यूमिनेटेड होता है, यानी उससे परसीव किया जा सकता है, और उसके अंदर में आनंद है। यानी जब तक उसके अंदर में कोई भी कॉन्शियस चीज के अंदर में आनंद उसका सच्चा स्वरूप है। अस्ति भाति प्रियम, दृग्दृश्य विवेक के अंदर में हमें बताया गया है, अस्ति भाति प्रियम रूप नाम। किसी भी चीज के 5 तत्व हैं। पहले 3 जो हैं वो ब्रह्मन के स्वरूप हैं, और दूसरे 2 जो हैं वो जगत के स्वरूप हैं। तो नाम रूप बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। तो ये बदलने पर, जैसे हमने वाटर, आइस एंड स्टीम के अंदर में क्या है वो जानने के लिए फिजिक्स यूज करना पड़ा था, वैसे ही इस पूरे जगत के अंदर में एसेंस क्या है, यदि जब जानने जाएंगे तब पता चलता है कि ये अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस, ये प्रज्ञा जो है, ये जब उसको हम ये पूरी जो जगत के अंदर में ये प्रज्ञा जैसे फैली हुई है, ये फैली हुई प्रज्ञा, इसको जो इसकी जो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, यानी जो पूरी कलेक्टिव ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, उसको हम विराट नाम देते हैं। टेक्निकल वर्ड है विराट। विराट का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, उसको हम विराट बोलते हैं। इसका जो सूक्ष्म मैनिफेस्टेशन है, यानी तन्मात्राओं के माध्यम से, और तो जो मैनिफेस्टेशन है, इसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। तो 2 चीज हो गई, एक होता है विराट और दूसरा है सूक्ष्म रूप से, जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। हर चीज का नाम देखिए, एक किसी भी चीज की जब क्रिएशन होती है, एक होता है कि उसका एक मटेरियल कॉज होता है, और दूसरा होता है उसका एक एफिशिएंट कॉज या उसका इंटेलिजेंट कॉज। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी में कहावत है कि एवरीथिंग इज इन्वेंटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द ब्रेन एंड देन फिजिकली। एग्जैक्टली वैसे जब एक घड़ा बन रहा है, तो इसका जो मटेरियल कॉज है, इस मटेरियल कॉज क्या है? मिट्टी। मगर इसका जो इंटेलिजेंट कॉज जो है, इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा जो पॉटर है, कुम्हार जो है, ये उसका इंटेलिजेंट कॉज है।
इन दो कारणों के माध्यम से ही हर सृष्टि होती है। इन दोनों कारणों को अद्वैत वेदांत के अंदर में उपादान और निमित्त, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो एक हो गया उपादान, हर चीज का एक उपादान होता है। मटेरियल क्या है? ये मटेरियल इस दुनिया के अंदर में और इस क्रिएशन को यदि हमें समझना है तो ये दोनों कारण को समझना जरूरी है। सिर्फ उपादान को, हमारा ना अभी प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ उपादान मटेरियल के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो जब हम पेड़ को देखते हैं तो उसका पेड़ को समझते हैं, मगर इसका निमित्त क्या है, इसका जो एफिशिएंट कॉज या इसका जो इंटेलिजेंट कॉज क्या है, ये कैसे आया, ये कैसे बना, ये सवाल हमारे अंदर में अभी भी उसका कोई आंसर नहीं मिलता है। इन निमित्त कारणों का यदि हम समूह ले लें तो वी हैव व्हाट इज कॉल्ड दी कॉजल, एक कॉजल बॉडी आ जाता है, कॉजल बॉडी, कारण शरीर। तो लेट अस फर्स्ट आल्सो लुक एट इट एट माइक्रोकॉस्मिक, छोटे लेवल पे पहले देखते हैं। व्हाई डू आई हैव टू कम बैक इनटू दिस जगत? क्योंकि मेरे अंदर वासना अभी भी पूरी नहीं हुई होगी। वासना क्या है? वासना इज नथिंग बट द रेसिड्यू ऑफ कर्मा विच हैज नॉट येट फ्रक्टिफाइड। कर्म जो कि अभी भी फलित नहीं हुआ है, उसको हम वासना कहते हैं। सो इंप्रेशंस इंप्रेशंस इंप्रेशंस, कर्म के कारण इंप्रेशंस बनते गए, कर्म के कारण ही बन रहे हैं। ये वासनाएं की जो समूह है, इसको हम क्या बोलते हैं? कारण शरीर। तो हमारा एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। आत्मा कारण शरीर के साथ घूमते रहती है। जब तक कारण शरीर यानी वासनाओं का ढेर जब गिर जाता है तब आत्मा मुक्त हो जाती है। नहीं तो उसके बेचारे का, जैसे अब आजकल बच्चे जाते हैं ना स्कूल, अभी नहीं, लॉकडाउन के पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल बच्चे स्कूल जाते हैं तो बड़ा सा बैग लेकर जाते थे। लकीली हम लोगों के समय स्कूल जाते समय बैग के अंदर में 4-5 किताबों के अलावा और कुछ रहता नहीं था, और टिफिन बॉक्स बहुत बड़ा सा रहता था। तो ये आजकल के बच्चे जैसे बड़ा सा बैग लेके घूमते हैं ना, वैसे आत्मन जो है वो वासनाओं का ढेर लेकर घूम रहा है। और उन वासनाओं के कारण फिर वो बैठ के देखता है, अच्छा तो ना मुझे बहुत कच्चा मांस खाने की वासना थी, मगर साथ साथ मुझे बहुत लोग प्यार करेंगे, इसकी भी बहुत मुझे वासना थी। चल एक बिल्ली के शरीर में प्रवेश करता हूं, तो कच्ची मछली भी मिलेगी और मुझे बहुत लोग बैठकर मुझे प्यार भी करेंगे। तो ये सारे वासनाओं की एकत्र कारण के कारण, इसीलिए इसको कॉजल बॉडी या कारण शरीर बोलते हैं। तो ये जो कॉजल मैनिफेस्टेशन है, ये कंप्लीट पूरे वासनाओं का एक जो पूरी दुनिया के वासनाओं के, पूरी दुनिया सिर्फ नहीं, पूरे ब्रह्मांड के वासनाओं का जो समूह है, इसको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर, अगेन प्लीज रिमेंबर, is therefore the effective सबसे subtle cause for this manifestation। तो अगेन वहां 3 लेवल पे हम देख रहे हैं। जैसे हमने शरीर के केस में देखा, शरीर है स्थूल, उसके अंदर में सूक्ष्म शरीर जो कि एनर्जी है और उससे भी सूक्ष्म वासनाओं का ढेर। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में स्थूल रूप से पूरी ब्रह्मांड की स्थूल रूप विराट, पूरे ब्रह्मांड की सूक्ष्म रूप इसको हम हिरण्यगर्भ, और पूरे ब्रह्मांड का कारण रूप को कहेंगे ईश्वर। यानी ईश्वर ब्रह्मन ही है जो इंटरैक्ट करने के लिए अवेलेबल है। एंड ऑब्वियसली ईश्वर इज द होल विच इज ग्रेटर देन हमारे इंडिविजुअल जीव। तो इंडिविजुअल जीव का समूह ले लीजिए, क्योंकि जीव के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। जीव के अंदर में कॉन्शियसनेस है, मगर नॉन कॉन्शियस चीज जो है, जो कि भूमि है, अप है, ये जो जड़ है, ये भी ब्रह्मन है। सो श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक के अंदर में बहुत क्लियरली ये सारी लेवल्स के बारे में बता रहे हैं कि कॉस्मिक लेवल पे अहंकार, कॉस्मिक लेवल पे मनस, कॉस्मिक लेवल पे बुद्धि भी मैं ही हूं। मैंने शुरू किया था इस श्लोक के बारे में बताने के कि पुरुष और प्रकृति। सांख्य के अंदर में ये बोलते हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों इंटरलिंक्ड हैं, मगर दे आर सेपरेट। जैसे कि एक तौलिया ले लीजिए और उसको पानी में भिगो लीजिए,
तो पानी तौलिए के अंदर में फैल जाता है, मगर पानी अलग है और तौलिया अलग है। ये सांख्य बोलते हैं। अद्वैत वेदांत में ये बोलते हैं कि तौलिया और पानी दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों के अंदर में फिजिकल मैटर की एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अद्वैत वेदांत में हम उसको एक लेवल आगे ले जाकर उसके वाइब्रेशनल लेवल पे देखते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ सांख्य, जब श्री कृष्ण सांख्य को वेदांतिक, अद्वैत वेदांतिक मेथड पे लेकर चले गए, और सॉरी, और वहां वो कहने लगे कि प्रकृति भी मैं ही हूं, प्रकृति ब्रह्मन है, प्रकृति ब्रह्मन का सिर्फ लोअर वाइब्रेशन का एक रूप है, यानी वो रूप है जिसके साथ आप और मैं इंटरैक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि प्रकृति, यानी उन्होंने प्रकृति को माँ काली के रूप में देखा, तो प्रकृति के माँ काली के परमिशन के बगैर ब्रह्मन की ओर तुम नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी ब्रह्मन ही है, और उस ब्रह्मन के बाद दूसरे वाइब्रेशन पे जाने पर उसी गेटकीपर के माध्यम से जाना पड़ता है। तो यहां हम बहुत इंटरेस्टिंगली श्री कृष्ण बोलते हैं, मगर अभी तक रुक जाओ, ये जो सारा तुमने जो देखा, ये अभी भी मगर चेंजेबल है, क्योंकि ईश्वर जो है वो ब्रह्मांड के अंदर में प्रकट होता है, और प्रकट होने पर उसके अंदर में स्थूलीकरण हुआ है। ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म रूप है उससे स्थूलीकरण होने पर वो कॉजल बॉडी फॉर्म किया है, और इसीलिए ये सारा जो है ना, ये मेरा लोअर प्रकृति है। वर्स नंबर 5, श्लोक नंबर 5 पर आइए और 5वें श्लोक को देखिए। पांचवें श्लोक को ले लीजिए। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम, अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम, जीवभूतां महाबाहो येदं धारयेत् जगत्। एक साथ लेते हैं। अपरेयाम इतस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम, जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो, कि अभी तक तुमने जो देखा, ये जो 8 के बारे में बात कर रहा हूं, ये मेरी अपरा एनर्जी है, ये मेरी अपरा प्रकृति है। क्यों? क्योंकि ये चेंजेबल है, ये इसके अंदर में कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है, और इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपरा इयम अपरेयम। अपरा इयम इतः, इसके अलावा प्रकृति विद्धि में पराम, इसके अलावा इतः, इसके बिसाइड्स दिस, इसके अलावा त्वन्मयाम, यानी तु अन्यम, त्वन्यम, त्वन्याम क्या का मतलब, तु अन्यम, इसके अलावा मेरी और एक प्रकृति है। त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी जो परा प्रकृति है, जो मेरी सुपीरियर प्रकृति है, इसको भी तुम जानो। विद्धि में पराम, अपरेयम इतस्त्वन्याम तु अन्याम, बट अनदर, अन्य प्रकृति विद्धि में पराम, जो मेरे ये प्रकृति से परा प्रकृति है। तो अभी तक तुमको मैंने अपरा प्रकृति के बारे में बताया। ये कौन सी है, ये कौन सी है ये परा प्रकृति? जीवभूताम, सारे जीव जो हैं, सारे लिविंग सेंटिएंट बीइंग्स हैं, सारे जो जितने हैं, वो यया इदम, जिनसे, यया यानी जिनसे, इदम इस, धारयते जिसका बेसिस है, जिसको जो धारणा करता है जगत को। तो ये जो परम
तत्व है, परम जो मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति है, ये परा प्रकृति इस सारे जीवभूत को धारण करती है। इसको भी तुम जानो, इसको भी मैं तुमको इसके बारे में भी तुम बताऊंगा। ये हो गया सो देयरफॉर वेरी क्लियरली ही इज वेरी क्लियरली डिस्टिंग्विशिंग। देखिए कि ईश्वर यानी कॉजल बॉडी ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, हिरण्यगर्भ यानी सटल बॉडी ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, और विराट यानी इस ग्रॉस बॉडी ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। ये तीनों भी मेरी अपरा प्रकृति है, क्योंकि इनसे ये जो बदलता हुआ जगत है ये इनसे निकलता है, मगर इनको धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो मेरी परा प्रकृति है। उसके बारे में भी तुमको जानना जरूरी है, जिसके बारे में हम कल जानेंगे। तो कोई सवाल हो तो बताइएगा। आशा करता हूं कि मैं जानता हूं कि ये सारा जो है बहुत टेक्निकल था, मगर आशा करता हूं कि ये टेक्निकल जो चीज़ थी, एग्जाम्पल्स जो थे उनसे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई हो। यदि डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिए, डाउट्स को डेफिनेटली क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, और अपना प्रैक्टिस रेगुलर रखिएगा। बिना प्रैक्टिस के, बिना, श्री कृष्ण बार बार खुद बोलते हैं युंजन्येव, ओनली बाय प्रैक्टिस, ओनली बाय प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के बगैर हमें प्रोग्रेस संभव नहीं है, और इसीलिए बार बार मैं आपको रिपीट करूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस चालू रखिए। हाँ सॉरी, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, ये पहले मैंने अनाउंस किया हुआ है, मगर आज फिर वापस बता देता हूँ कि कल का जो सेशन है वो पोस्टपोन करके हम लोगों ने शनिवार को शिफ्ट किया हुआ है। तो शुक्रवार को मेरा दैट इज टुमारो देयर विल बी नो सेशन, so session will be shifted to Saturday 4:15 as usual, same time 4:15 on Saturday, शनिवार को सेशन होगा। शांति शांति शांति।